उतना ज़्यादा उसका ख्याल ज़्यादा करना पड़ेगा। अभी 2550 बता रहा हूँ मैं आपको खुराक की कीमत। जो जानवर हमारा 35 लीटर दूध दे रहा, आपकी फीडिंग कॉस्ट कितनी है? कभी कैलकुलेट किया आपने? तकरीबन 12 किलो बंडा दे रहे हैं। इसको कैलकुलेट किया करें ना, ये है ना, ये फिगर्स जब तक आपके हैंड्स पे तकरीबन 2222 रुपये, ठीक है ना। अरे ऊपर का 300 हम भला क्या देते हैं? उन्होंने भी अच्छे डाल रहा है। हम बड़ा कुछ डालते हैं, सोच है आपकी। वो इसीलिए डालते हैं कि जब आप हाई स्पीड पे जाते हैं ना, चौथे गियर में, फिर आपको थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। ये जो टेम्परेचर आजकल डाउन हो रहा है ना ज़्यादातर जानवरों का, इनकी फास्फोरस में अक्सर तौर पे देखा गया है कि फास्फोरस डेफिशिएंसी इनमें आती है, इनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी आती है, और सब क्लिनिकल आती है। आपको चंद दिन उनको आप फास्फोरस और कैल्शियम देंगे, ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ ये जो सोर्सेज, जैसे डीसीपी है ना आपका, डीसीपी भी कई तरह के हैं। ऐसा डीसीपी लें जिसका फास्फोरस कंटेंट 18% से ज़्यादा हो, जिसकी बायो अवेलेबिलिटी 80% से ज़्यादा हो, वो आपका काम करेगा। हम 300 ग्राम तक डाल देते हैं स्कल्ला डीसीपी, क्योंकि यहाँ पे जानवर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। वो आप ना इंशाल्लाह रब्ता कीजिएगा मुझसे व्हाट्सएप पे, अपनी फीड शेयर कीजिएगा, मैं उसमें जो चेंजेस करनी होगी ना मैं आपको बता दूँगा। मेरा है आपके साथ, मैं आपको जी आप मुझसे शेयर कर दीजिएगा, मैं आपसे जो प्लस माइनस करना है ना वो आपसे शेयर कर दूँगा। डॉक्टर साहब यानी कि ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਮਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ HRM ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਲ ਤੇ ਚਾਈਲ, ठीक है, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਈ 35 यानी कि 18 प्लस यानी कि कन्फर्म हो चुके हैं। ठीक है, इस बाद ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ चेंज करना चाह रहे हैं, सीमन चेंज करना। ठीक है। देखिए मैं एक सीमन के हवाले से ना 2 सजेशंस दूंगा आपको। एक ना चीज़ आपने पढ़ी होगी सीमन पे, ये मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। एक ये अक्सर आप पढ़ते हैं यहाँ पे EFI, ये कोई सोचा ये EFI क्या होता है? कुछ सोचा है कभी? सोचा है इतना कुछ की होता है जी? आखिर किसी ने इसकी कोई वैल्यू लिखी है, कोई सोच के लिखी है ना, एवरीथिंग लिख तो 10 को पा दो यार, ऐसे तो नहीं ना है। ये क्या है? ये है फ्यूचर इन ब्रीडिंग। क्या है जी? फ्यूचर इन ब्रीडिंग। 2 बातों का ख्याल रखें, हर साल फार्म पे बुल चेंज करें। नंबर 1, कभी भी लोग क्या कभी भी यार कहते हैं कि डांटे लेना डांटे लेना, मैं कहता हूँ यार अगर आपने पिछले साल डांटे यूज़ किया ना तो इस साल ना करो, इस साल कोई और कर लो। अगर आपने पिछले साल नहीं किया इस साल कर लो। हर साल बुल चेंज करो, अपने अंदर वैरायटी लेकर आओ। नंबर 2, हर दफ़ा अपने फार्म पे एक बुल नहीं यूज़ करना। हम अपने फार्म पे 4 से 5 बुल्स इस्तेमाल करते हैं। हमारा टारगेट ये होता है कि हम अपने फार्म पे जितना इन ब्रीडिंग को कंट्रोल कर सकें। जब आप इन ब्रीडिंग पे काम करते हो ना, उसको कंट्रोल करते हो, तो आगे आपकी नस्लें जल्दी बेहतर होने लग जाती हैं, आपको वेरिएशन मिलती है, अच्छी नस्ल बन जाती है। तो आप बिल्कुल इसको चेंज करें। वो डॉक्टर साहब जो खड़े हैं उनसे वो आपको गाइडेंस पूरी दे देंगे। हाँ, इस दफ़ा क्या डिफरेंट किया है, किस क्या क्या वो एक्सपेक्टेड चीज़ें हम थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं। जो मैंने एक चीज़ इस दफ़ा लॉन्च की है ना अपने फार्मर्स के लिए, जो डिफरेंट की है, ये देखें, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। किसी भी बुल को आप दोनों इंडेक्सेस में चेक कर सकते हो, इवन के तीनों इंडेक्सेस में, चारों में भी कर सकते हो। ये सारा अवेलेबल है डाटा। कुछ बुल ऐसे होते हैं जो इधर तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, इधर नहीं करते। कुछ यहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इधर नहीं कर रहे। क्यों ना ऐसे लिए जाए तो दोनों पे ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरी बात करें, मेरा टारगेट क्या होता है, मेरी कोशिश होती है कि अगर मैंने ऑस्ट्रेलियन इंडेक्स को लेना है तो मेरा जो BPI है वो 320 से प्लस हो या 350 से प्लस हो, ये मेरा टारगेट होता है। अगर मैंने अमेरिकन इंडेक्स को फॉलो करना है तो मेरी कोशिश होती है कि मेरा TPI जो है वो जो 2300 की एवरेज है उससे प्लस हो, मेरा जो नेट मेरिट है वो कम से कम 600 हो। ये मेरे टारगेट्स हैं। क्या ये अच्छा हो कि अगर एक ही बुल ले लें, ये चारों क्राइटेरिया पूरे कर दे, वो आपको 2 in 1 जिसे कहते हैं ना,
एक ही चीज़ आपको डबल आपको एजेस दे जाती है, ठीक है। इसी पे हमने 3 महीने लगाए, 3 months एफर्ट्स। मैं और डॉक्टर वकास साहब हम बैठ जाया करते थे, बुल का डाटा निकालते थे, उसको पहले इधर चेक करते थे, फिर उधर चेक करते थे, हाथ दोनों तरफ पास करते थे। कई बुल रिजेक्ट हुए, जो इधर तो बहुत अच्छे थे, इधर अच्छे नहीं थे, कुछ इधर बहुत अच्छे थे, इधर अच्छे नहीं थे। हमने ये सोचा हुआ था कि हम यार इसको मेहनत करके ना कोई ऐसे बुल ढूंढें जो इफ़ेक्टिवली बहुत एंड्स पे आपके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप डॉक्टर साहब से मुलाकात करें, ये आपको ना पूरी डिटेल समझा देंगे, ठीक है सर। थैंक यू सर। थोड़ा सा बता दें फिर क्या किया जाए उसके लिए, किसके सर? स्टार्ट के लिए। अस्सलाम सर, कैसे हैं सर? प्लीज़ बैठें। देखिए, स्टार्टअप करने मैंने आपको तरीके बता दिए हैं। फार्म शुरू करना चाहते हैं तो याद रखें, फार्म शुरू करने का जो बेसिक प्रिंसिपल पता क्या है, हम हमेशा उल्ट चलते हैं, हम सीधा नहीं चलते क्योंकि हमें शौक़ है। हम चाहते हैं कि फार्म पे कुछ होवे ना होवे 2 गाँव आ जाए जिनको देख के हमारी आंखें ठंडी रहें, बस। ये गलत स्टेप है। मैंने 8 महीने लगा कर ना एक फार्म बंद करवाया, 8 महीने लगा के। और मैं जब भी आता हूँ मैं कहता ना यार फार्म बंद करो, यार फार्म बंद करो, फार्म बंद करो। एक छोटी सी हवेली में उन्होंने चंद जानवर रखे हुए थे, 6 मिल्किंग जानवर थे, 3 मुलाजम थे, 90,000 तनख्वाह पे। बंदा जो है वो बाहर था। वो मैंने कहा खुदा के बंदो क्या कर रहे हो? उन्होंने 8 महीने बाद समझ आई। सीखें, डेयरी फार्म करना चाहते हो ना, पहला स्टेप है लैंड प्रोक्योरमेंट। अच्छी जगह देखो, इसके ऊपर मैंने सेशन किया है कि आपने ज़मीन कैसी लेनी है, इसके मैंने को 8-10 पॉइंट एक्सप्लेन किए। अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे मैं आपको वीडियो भेज दूँगा। लैंड खरीद ली। सेकंड स्टेप है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड बाउंड्री बन गई। तीसरा स्टेप है फूड, हो गई। जब ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी, चौथा स्टेप पर ਤੁਹਾਡਾ डॉक्टर। 5वां स्टेप है कि अब आप तैयार हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ इन प्लेस, गाइयाँ ले आओ। ये तरतीब है। अगर आप समझते हैं ना अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो भाई इसको फेजेस में कर लें। आपको कोई अवार्ड नहीं मिलना 2023 में फार्म खोल के, आप 24 में खोल लें, 25 में खोल लें, लेकिन आपकी डायरेक्शन दुरुस्त होनी चाहिए। नहीं तो कल को आप ये कह के फार्म बंद करेंगे कि यार डेयरी फार्मिंग तो कुछ नहीं है। इसको फेजेस में कर लें। एक और चीज़, अगर आपका इरादा है बड़ी फार्मिंग करने का, आप कहते हैं जी मैंने 300 गायों पे जाना है या 500 पे जाना है अगले 5 सालों में, तो आज ही 500 गायों की लैंड ले लें। बाद में बोला क्या होगा, 2 एकड़ लिए ना आपने फार्म खड़ा कर लिया। अब एक्सटेंशन के लिए जब आप 7 का एकड़ लेंगे ना, तीसरा, तो वो जो आपका गवांडी होगा ना, वो 25 लाख का किला आपको 50-70 का बोलेगा। सड़ना भी होया डेफिनेटली बोलेगा, ठीक है नहीं। अब आपकी जनाब मजबूरी है। वो जो किले 20-20 लाख के थे, 22-22, 25-25 लाख के थे, अस्सलाम वालेकुम, वो जनाब अली हमने कितने में परचेज़ किए? 50-50 में, 60-60 में। मजबूरी थी सर, समझ जो 40 लाख का फ़र्क किले। मगर कभी सोचा है कि यार इतना प्रॉफिट कभी आपने डेयरी में भी कमाया? तो इसलिए लैंड आज ही ले लो ताकि कल कोई ब्लैक मेलिंग ना कर सके। पूरा सिस्टम बना मिल रहा हो तो उसमें वर्किंग करनी पड़ेगी। रेंट में मैंने जो 2 चीज़ें जो मैंने देखी है ना, रेंट पे प्रॉब्लम ये है, अमूमी तौर पे बहुत कम ऐसे होगा कि आपको बहुत ही अच्छा शेड मिल जाए। शेड बना हुआ है हमारे, नहीं शेड तो बना होगा ना। हम शेड हम चाहते हैं ना कि ऐसा होना चाहिए। देखें ना, किराए का घर है ना, वो आज जैसे भी आपको रहना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप खुद घर बनाते हो ना, आप पूरा शौक करते हो। यहाँ पे टीवी लाउंज होगा, यहाँ पे मस्जिद रूम होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, ये अटैच बाथ होगा, ऐसे ही है ना। यहाँ फानूस लगाएंगे, हलाला कर देंगे। तो जब शेड बनाते हैं ना हम, तो हर साल ना आप सीख के हम शेड में कुछ अमेंडमेंट्स लेके आते हैं। 2010 में हम जो शेड बना रहे थे ना, हम 2015 में वो नहीं बना रहे थे, डिफरेंट कर दिया। 15 में जो शेड बना रहे थे ना, 18 में वो नहीं बना रहे थे, चेंज हो गया। 18 में जो बना रहे थे ना, आज 23 में वो नहीं बना रहे, चेंज हो गया। अब आप सीखते जाते हो, अमेंडमेंट्स लाते जाते हो।
चेंजेस लाते जाते हो, पिछले एडिशन से अगला एडिशन बेहतर होता जाता है। तो जब आप नया शेड बनाते हो ना, तो हम अपने तजर्बे की रोशनी में हम फार्मर से कहते हैं यार ये गलतियाँ ना हम पिछले 13 साल में कर चुके हैं, आपने शेड बनाते हुए नहीं करना। फिर उसका एडवांटेज एट दी एंड आपको जानवरों की शक्ल में मिलता है, जो आपको एडवांटेज देते हैं। रेंट में सिर्फ मेरा ये रोल है। और दूसरे नंबर पे, जब आप रेंट के शेड में जाएंगे, किसी तरह भी पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे आप नॉन प्रोडक्टिव एनिमल्स को रख सकें। वहाँ पे हर जानवर के सर पे किराया है जो उसने उतारना है। कराची में चले जाए ना, अक्सर बड़े आपके किस पे किराए पे, वहाँ पर किले का रेट है। मेरे कई भाई जो सुन रहे हैं वो बताएंगे, कराची में किले का रेट है। किला समझते हो ना, जिससे जानवर को बांधते हैं। कितने किले हैं जी, इतने किले हैं, ज़रबे इन्हें आया, थोड़ा किराया हो गया। तो उन्होंने अपनी भैंस का जो ब्रेक इवन दूध है ना, वो तय किया होता है कि यार 6 लीटर से नीचे भैंस वाला नहीं खाती। वो क्या करते हैं, कटा के पीछे अगली दिन नहीं बांध देते हैं। वो नहीं अफोर्ड करते कि इस एक किले पे जो जानवर बंधा है वो नुकसान करे, क्योंकि उसने किराया भी उतारना है। तो जब रेंट के सेटअप में आप जाते हो ना, फिर शौक जो है ना, जैसे हम कई सारे फार्मर शौक करने बैठ जाते हैं कि यार 10 गाइयाँ जड़ियाँ ने ना नहीं कमना हो रही, लगे रहो, देसी नुस्खे फलाने नुस्खे, तो ये थे वो हाला लग गए हैं। फिर आपको अपने फार्म पे क्वालिटी एनिमल और प्रोडक्टिव एनिमल ही आपको सूट करेगा। आप फिर वहाँ पे जो है ना, फिर नेक्स्ट जो है तो बाकी स्टेप्स आप नहीं ले सकते। ठीक है जी, ये अंडरस्टैंड हो गया। मैं मोस्ट वेरी सेकंड हाफ में आता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, व्हाट्सएप पे फिर रब्ता रहेगा। ओके सर, थैंक ये नेलॉन के बार वाले लेने चाहिए या स्टील के बार होने चाहिए? सर ये मैं आपको पूछ के बताऊंगा हमारे पास कौन से लगे, मैं आपको पता करके बताऊंगा। टीपू शाह वाले मैंने देखे आपके पूरे फार्म वाले। हाँ, टीपू शाह के अच्छे फ़ैन हैं, वो तो स्टील वाले बेहतरीन फ़ैन हैं, ठीक बेहतरीन। चलें फिर आपसे वहाँ मुलाकात हो। सर ठीक, थैंक यू सर। ये चीज़ें माशाल्लाह, जी सर। ये चीज़ें माशाल्लाह आप पाकिस्तान को सिखा चुके हैं। जी सर। पहले बहुत आपकी वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो बंदा ले सकता है। जी सर। तो मैं आया हूँ मुजफ्फराबाद AJK से। माशाल्लाह आज़ाद कश्मीर से आए हैं, बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने। नहीं खैर इतना 2 किलोमीटर में तो इतना ज़्यादा नहीं है कि जितना आप भूटान से मेरा ख्याल है हिंदुस्तान से आए तो बस उतना ही बनता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा पहाड़ों से घूम के आना। हाँ ठीक है। सर मेरा वैसे कंस्ट्रक्शन बिजनेस था, तो ये आप ना इसको ले लें ताकि सबको सुन जाएगा ये। मेरा बिज़नेस जो था बेसिकली कंस्ट्रक्शन बिजनेस से ताल्लुक़ था। तो बस ऐसे ही वो कोविड में मुझे थोड़ा सा एक दौर में कुछ मेरे फादर एक प्रोजेक्ट के इंचार्ज बने UNDP और रिफात का, तो वो उसमें ये भी लाइफ स्टॉक का भी था, तो वो इंटरेस्ट हमें कॉलेज दौर से हुआ। तो शीप्स के लिए वो ज़्यादा सूट करता है इलाका, वो मैंने शुरू में रखी कि मेरा प्रोग्राम उस वक्त बना जब मैं 23-24 साल का था कि मैं शीप फार्म एक बड़े लेवल पे, क्योंकि ग्रेजिंग का पहाड़ों पे बड़ा एरिया होता है शीप्स के लिए। तो लेकिन फिर एक आध गाय अपनी ज़रूरत के लिए रखते रखते कोविड में वो करते करते अब वो एक फार्म की शक्ल बन गई। अब वो टोटली डिफरेंट चीज़ है एज़ कम्पेयर टू पंजाब। हमें हमारा फॉडर उनकी कोई भी उनकी फीडिंग पे ले लें, वो भी सारा डिफरेंट ही एक सोर्स होगा। तो उनकी सारी मैनेजमेंट मंगवाना नहीं, वहाँ पे भी प्रोड्यूस हो सकता है। कई चीज़ें मकई आप तो स्प्रे करते हैं ना, वहाँ पे नेचुरली बहुत अच्छी ग्रो करती है। ठीक है, खेत छोटे छोटे होंगे, थोड़ा सा कास्ट पड़ेगी, लेकिन कैरेज फैक्टर को फिर भी वो निकाल के कोई ना कोई फ़ायदे में ही रहेगी। लेकिन वो अच्छा मॉडल जो उनकी रिहाइश के लिए है, वो मैंने जो बनाया तो पहाड़ पे बनाया, उसको मैंने थ्रू ग्रेविटी, मेरा फार्म है 5 मंजिला, ठीक है, लकड़ी, जी ये लें कि मल्टी वो लेयर फार्म समझ लें उसको एक। तो उसमें सर 2 में गायों के लिए है जगह, और उसके ऊपर उनकी फीडिंग के लिए है, और फीडिंग में ऊपर जो मिक्सिंग होगी तो वो पाइपों के ज़रिए खुली 1 2 3 जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें आएगी। इसी तरह उसका पानी भी मतलब आपने मैकेनाइजेशन करा, मैकेनाइजेशन की यूटिलाइज़ किया स्लोपरी एरिया को ना। बना के भेजिएगा, मैं बल्कि मैं कह रहा था आपको, मैं मॉडल पे कि वो दिखाएं। पंजाब बेस्ड नॉलेज बहुत है, मुझे तो मिला ही नहीं कहीं नेट पे। मेरे पास तो खुद 100 वीडियो बनाने का मवाद इकट्ठा हो गया, ये छोटे छोटे जो मैंने इनोवेशंस किए हैं। अब मैं ऊपर 5वीं मंजिल से मैं खोलता हूँ तो वो ग्रेन तर करके नीचे उस मशीन में गिर जाते हैं। मशीन उसको मिक्स करके फिर थ्रू ग्रेविटी वो जाकर उसकी खुली में गिर जाएगी।
अभी वो कंप्लीट 100% नहीं हुआ, 90% हो चुका है। ठीक है। ऐसे ही उसका पानी का सिस्टम है, वो भी थ्रू ग्रेविटी विदाउट यूज़ ऑफ एनी एनर्जी, वो हर बाउल गाय के सामने आ जाता है, जितना वो पिएगी फिर भर जाएगा। उसको टेम्परेचर कंट्रोल भी, एक ये मोलेसिस वाला ड्रम उसको कटवा के वो भी बना लिया। ठीक है। ऐसे ही उसका सेवरेज सिस्टम भी, ऐसे ही सीधा बायोगैस प्लांट भी करना है मैंने, उसमें चला जाएगा। आगे जो स्लोप में खेत है, स्लरी भी ऐसे किसी पंपिंग के बगैर आगे खेतों में जाती रहेगी। समझ रहे हैं बात? आप मुझे लग रहे ठंडे इलाके, पहाड़ी इलाके का। अच्छा, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।